हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन है मार्च 2025 की, जिसमें हम एनवायरनमेंट के सेक्शन को कवर करने जा रहे हैं। उसका पहला टॉपिक है बायोफ्यूल। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं उनका पूरा स्वागत है चैनल पे, और वो करंट अफेयर्स की अपनी सारी दुविधाओं को दूर कर सकते हैं। जो भी बच्चे 25 का प्रीलिम देने जा रहे हैं, 26 का प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सभी चैनल से जुड़े ताकि उनको करंट अफेयर स्ट्रांग होते चले जाएँ। प्लस MCQs इंपॉर्टेंट PDFs के लिए आप हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करिए, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज का पहला टॉपिक है बायोफ्यूल्स के बारे में। क्या होते हैं बायोफ्यूल्स, कैसे ये फोर्थ जनरेशन का पार्ट बन रहे हैं, क्यों भारत एक वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्रोड्यूसर बन चुका है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, न्यूज़ में रहने की वजह ये थी कि भारत जो है वो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्रोड्यूसर बन चुका है। बायोफ्यूल्स क्या होते हैं? बायो मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकला हुआ फ्यूल है, यानी रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी इसको आप डीजल के साथ यूज़ कर सकते हो ब्लेंड करके, पेट्रोल के साथ, फॉसिल फ्यूल्स है ना, एंड इज़ यूज इन प्लेस ऑफ, मतलब कह रहा है कि जो भी ब्लेंडेड विद डीजल था, पेट्रोल था या दूसरे फॉसिल फ्यूल थे, ट्रांसपोर्ट था, उनको उसकी जगह पर अब आप बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, जब शुरू में बायोफ्यूल आया ना, तो फ्यूल जो था वो ना 4 जनरेशन्स में यहाँ पर दे रखा है। फर्स्ट जनरेशन का जो बायोफ्यूल था वो फूड क्रॉप से निकल कर आया है, ठीक है। सेकंड वाला ऑर्गेनिक वेस्ट से निकला है। थर्ड वाला एल्गे से निकला है। फोर्थ निकला है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से ये निकल कर आया है। अब कह रहा है 4 कैटेगरी आपको समझ में आई गई है इसकी। जो नंबर 1 पर है वो है USA है, वो जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका बायोफ्यूल्स को प्रोड्यूस करने में। उसके बाद आपका ब्राज़ील है, दैन थर्ड इज़ इंडिया। इसमें क्या क्या यूज़ होता है? इथेनॉल और बायोडीजल ब्लेंडिंग या कंप्रेस बायोगैस, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का इसमें बायोफ्यूल में इस्तेमाल किया जाता है। अब बायोफ्यूल का इतना सिग्निफिकेंस क्यों है, इसके चैलेंजेस क्या हैं, समझते हैं। तो बायोफ्यूल्स की अगर बात की जाए गाइस, तो बायोफ्यूल का इन्वायरमेंटल बेनिफिट बहुत है। कह रहा कैसे? कह रहा बायोफ्यूल जो होता है ये ना इमिशन को रिड्यूस करता है अप टू 80%। जो भी फॉसिल फ्यूल से पहले होता था ना, तो यहाँ पे लिख रहा है कि इट कैन रिड्यूस वेल टू व्हील इमिशन बाय अप टू 80% कंपेयर टू देयर फॉसिल फ्यूल काउंटर पार्ट। कह रहा है इवन आपको बताऊँ बायोफ्यूल स्टबल बर्निंग के इश्यूज़ को भी, जो पराली जलाई जाती है, जो किसान पंजाब हरियाणा ऐसी जो जगहों पर हैं, वो क्या करते हैं, यूपी हुआ है ना, तो ये क्या करते हैं, पराली जला देते हैं ताकि उनका फटाफट से स्टबल बर्निंग हो जाए। स्टबल बर्निंग मतलब पराली जलाना। तो पराली जो जला देते हैं उससे आप जानते हैं दिल्ली में नवंबर के महीने में कितना ज़्यादा धुआं हो जाता है, बल्कि चंडीगढ़ में भी हमने देखा इस बार इतना ज़्यादा पोल्यूशन था। तो इसीलिए जो बायोफ्यूल है वो उसको टैकल कर सकता है ना, बाय यूजिंग स्टबल। जो भी बचता है, बचा कुचा जो भी किसान जब हार्वेस्टिंग करते हैं उसके बाद जो बचता है उसको बायोफ्यूल में क्रिएट कर सकते हैं। कह रहा कैसे कैसे जो एशिया का पहला 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरी उसको हरियाणा में इसीलिए खोला भी गया है ताकि वहाँ पर जब भी कुछ पराली का, स्टबल का सामान बचे, उसको ना जलाने से अच्छा है उसको क्या किया जाए, उसका बायोफ्यूल बना लिया जाए। सेकंड काम बायोफ्यूल करेंगे एनर्जी की सिक्योरिटी में। कह रहा लास्ट 10 ईयर्स अगर आप उठाओ तो जो इथेनॉल की ब्लेंडिंग इन पेट्रोल बाय पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, उसकी वजह से 1,13,007 करोड़ फॉरेन एक्सचेंज से भी ज़्यादा पैसा बचा है। यानी बायोफ्यूल आपकी रिकरेंट जो वॉलेटिलिटी रहती है ऑयल एंड गैस सेक्टर पर, उसको भी बचाएगा। आपको बहुत ज़्यादा ऑयल या दूसरे गैस सेक्टर पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है सर्कुलर इकॉनमी में मदद करेगा, यानी वेस्ट मैनेजमेंट में भी मदद करेगा। यानी कैसे वेस्ट मैनेजमेंट मदद करेगा? इनेबल सर्कुलेटरी बाय एम्प्लॉइंग वेस्ट, यानी जो वेस्ट म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इससे वेल्थ क्रिएट हो सकती है। अब आपने स्टबल का ही देखो ना, यहाँ पर क्या कर रहा है, इससे ये बायोफ्यूल क्रिएट कर रहा है, तो अल्टीमेटली वेस्ट मैनेजमेंट भी हो रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट हम डिलीवर लोगों तक कर पाएँ। फिर आता है फोस्टर करना रूरल इकॉनमी को, यानी एडिशनल फिनेंशियल इंसेंटिव दिया जाता है फार्मर्स को ताकि एग्रीकल्चर का जो वेस्ट है, रेसिड्यू है, उसको भी डेवलप किया जा सके। एडिशनली यहाँ पर क्या किया जाता है, एडिशनल इनकम्स फार्मर को दी जाती है बायोफ्यूल क्रॉप प्रोडक्शन की मदद से। उसके बाद डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट एप्लीकेशन में यहाँ पर क्या कह रहा है रिन्यूएबल जो मेथनॉल है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं पॉलीमर्स में, फ्यूल्स में। तो बायोफ्यूल प्रोडक्शन से आप बाई प्रोडक्ट्स जनरेट कर सकते हो जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, जैसे क्रूड ग्लिसरीन है, उसको बायोडीजल से आप निकाल सकते हो।
अब इसके एग्जिस्टिंग चैलेंजेस क्या हैं बायोफ्यूल को, वो समझते हैं। तो सबसे बड़ा जो एग्जिस्टिंग चैलेंज है वो है फीड स्टॉक चैलेंज। फीड स्टॉक चैलेंज फॉर बायोफ्यूल का मतलब है कि ना बहुत ज़्यादा ना कमर्शियल एप्लीकेशन जब हम लगाते हैं, जैसे जब मान लो कि जो फॉरेस्ट में कुछ बचा खुचा रहेगा, यू कैन यूज़ इट फॉर पेपर मैन्युफैक्चरिंग, है ना। तो क्या होता है कि कमर्शियल एप्लीकेशन से भी एक बार आपकी लड़ाई होगी, मतलब कैसे होगी मैं आपको बताती हूँ। देखो, सीजनल और रीजनल अवेलेबिलिटी तो है एग्रीकल्चरल वेस्ट की, जैसे पैडी स्ट्रॉ है। ऐसे ही लिग्नोसेल्यूलोसिक जो बायोमास है ये ब्रेक डाउन करता है और ना एडवांस बायोफ्यूल प्रोडक्शन में ना बहुत ज़्यादा उसकी कमर्शियल वायबिलिटी को अफेक्ट करता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर बायोफ्यूल का जो फीड स्टॉक है उसको कमर्शियल एप्लीकेशन के साथ बार बार compete करना पड़ेगा। एक तरफ पेपर मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, उसको कैसे वो मैनेज करेगा, एनवायरनमेंट भी बचाना है, बायोफ्यूल के फीड स्टॉक को कैसे कंपटीशन ये लीड करेंगे, ये भी एक सवाल है। दूसरा जो लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास है उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन होगा और इससे आपका एडवांस बायोफ्यूल प्रोडक्शन में दिक्कत आएगी। दूसरा चैलेंज ये है इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में है नहीं, बहुत ज़्यादा हमारे पास डिसेंट्रलाइज स्टोरेज है नहीं, सॉर्टिंग फैसिलिटी भी नहीं है। फूड सिक्योरिटी वर्सेस फूड डायलेमा का क्राइसिस है। बहुत सारी जो मेजर क्रॉप्स हैं जैसे शुगर है, टू प्रोड्यूस मोर बायोफ्यूल्स फर्दर ये आपके इंडिया की फूड सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करता है। फंडिंग की रिक्वायरमेंट देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट ऑफ एटलीस्ट 100 या 270 बिलियन डॉलर्स इन बायोफ्यूल्स बाय 2030 ये भी ज़रूरी है ताकि हम करंट पॉलिसीज़ को फुलफ़िल कर पाएँ। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है ये भी इस पे बात उठाती है। फिर कंपटीशन है कन्वेंशनल फ्यूल से भी बहुत ज़्यादा। आप सोचो जो कन्वेंशनल फ्यूल है ऐसे है बिटवीन 2 से 10x मोर एक्सपेंसिव है कन्वेंशनल जेट फ्यूल। जो ये बायोफ्यूल आएगा ये बहुत ज़्यादा महंगा होगा। फिर लो एनर्जी एफिशिएंसी है, बायोफ्यूल में एनर्जी की जो डेंसिटी है वो फॉसिल फ्यूल से भी बहुत कम है, ग्रेटर वॉल्यूम आप नहीं निकाल पाओगे। आप डीजल से 46 मेगाजूल्स एनर्जी निकालते थे जबकि बायोफ्यूल से सिर्फ 38 निकालोगे। तो ना एनर्जी इतनी निकल रही है, पैसा भी इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, फिर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, फूड सिक्योरिटी भी इतने अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो ये वाकई बहुत ज़्यादा वैसा क्राइसिस है जो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी लेकिन भारत सरकार ने कई रोड मैप तैयार किए हैं। उसका सबसे बड़ा रोड मैप आपको मिलेगा कि 2018 में और उसको 2022 में अमेंड भी किया गया था। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स को लेकर क्या किया गया, जो बायोफ्यूल्स का फीड स्टॉक बेस था ना, जो बचा कुचा फीड स्टॉक बचता था उसको एक्सपेंड करा गया ताकि उससे शुगर केन जूस निकाला जाए, एग्रीकल्चर वेस्ट का अलग से इस्तेमाल किया जाए, डैमेज ग्रेन्स को कैसे यूज़ किया जाए, और इवन सेकेंड जनरेशन जो बायोफ्यूल्स यूज़ भी कर रहे हैं उनको इंसेंटिव्स वगैरह इंट्रोड्यूस करे गए। ऐसे ही इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम चलाया गया ताकि भारत को 19.6% अचीव हो पाए ब्लेंडिंग इन पेट्रोल। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, प्रोडक्शन सपोर्ट की बात करें तो प्रधानमंत्री जीवन योजना जाके यहाँ पर लेटेस्ट एडवांसमेंट 2G इथेनॉल कैपेसिटी में हो पाए। गोवर्धन का मतलब है गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायोग्रो रिसोर्स स्कीम ताकि हम बायोगैस को प्रमोट कर पाएँ। उसके बाद सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन इनिशिएटिव 2018 का था। इसमें भी यही है कि इकोनॉमिक वैल्यू को हम एक्सट्रैक्ट कर पाएँ ताकि हम कॉम्प्रेस बायोगैस बायोमेन्योर बना पाएँ। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात की जाए तो ग्लोबल बायोफ्यूल जो अलायंस है, यानी जो भारत से जुड़े कई सारे जो बायोफ्यूल प्रोडक्शन है, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज ये भी हम कर रहे हैं। हमने ब्राज़ील के साथ मिलकर भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन इथेनॉल भी लॉन्च करा, हम टेक्नोलॉजी भी एक्सचेंज कर रहे हैं। इवन आप मानोगे जीएसटी का रेट भी हमने बायोडीजल को प्रोक्योर करने में जो ब्लेंडिंग प्रोग्राम है वो 12 से 5% कर दिया। हमने E20 फ्यूल भी लेकर आए हैं, इथेनॉल 100 करके भी फ्यूल हमने रोल आउट करा है। तो हम ना कहने में हम पूरी तरह से हम ना चाहते हैं, देखो भारत जो है ना 3rd लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्रोड्यूसर है, यानी भारत का ये बहुत ज़्यादा मानना है कि हमें एनर्जी सिक्योरिटी और डिकार्बनाइजेशन पे चलना है, तभी हम आगे आने वाला जो लॉन्ग टर्म हमारा विजन होएगा ना विकसित भारत 2047 का, ताकि हम ऑफ़र कर पाएँ इकोनॉमिक एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, फीड स्टॉक शॉर्टेज के चैलेंज को डील कर पाएँ, अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छा कर पाएँ, पॉलिसी सपोर्ट वगैरह दे पाएँ ताकि बायोफ्यूल का प्रोडक्शन सस्टेनेबल वे में हो पाए। और हम वैसे भी इस वक्त सेल्फ रिलायंट फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे।
न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर भारत के थे उन्होंने 7th नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ मीटिंग गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, वहाँ पर ये चेयर करी। अब याद रखना, अगर गिर नेशनल पार्क आ जाए कि कहाँ पर है तो आप क्या लिखोगे? गुजरात इज़ द राइट आंसर। अब ये रीसेंट मीटिंग के बारे में हम समझते हैं कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को 10 साल लगे। लास्ट बॉडी जो थी इसकी मीटिंग हुई थी 2012 में, जो पहली मीटिंग थी वो 2003 में हुई थी। तो ड्यूरिंग दिस मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी, फर्स्ट एवर रिवराइन डॉल्फिन एस्टिमेशन, जिसमें कि 6327 डॉल्फिन्स बेसिकली यहाँ पर आई हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि 16वीं साइकिल होगी, लायन को एस्टिमेट करेंगे और 2025 में कंडक्ट की जाएगी। अब ये बात सारी की सारी खुलकर आ गई, रिसेंट मीटिंग हो गई, लास्ट फुल बॉडी ये सब कुछ हुआ। पहली NB यानी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की मीटिंग 2003 में हुई थी, सब हो गया, हमें पता चल गया कि 10 साल हो चुके हैं, है ना। और अब क्या है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ना एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिकॉज ये एक्ट के अंदर आई है 2003 वाले, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 2002 वाले में, और 2003 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अब ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब 1952 का टाइम चल रहा था ना, याद करो, एकदम नया नया कॉन्स्टिट्यूशन नया नया, तब ना इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ लेकर आए थे और इसको एडवाइजरी बॉडी की तरह लेकर आया था। इसके पहले चेयरमैन थे श्री जयचामा राजा वादियार, ये मैसूर के महाराजा थे, इनको पहला चेयरमैन बनाया गया था। और फिर इंस्ट्रूमेंटल था इन सेटिंग ऑफ, इसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसको बनाया गया, नेशनल पार्क फॉर शेटिंग लॉयंस, ये सब तैयार करा गया और वहीं पर डिक्लेयर हुआ कि जो भारत का राष्ट्रीय पशु यानी नेशनल एनिमल जो होगा वो टाइगर होगा, ठीक है। अब इसके जो मेंबर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट पॉलिसी से ले लेते हैं, कुछ आपके मेंबर सेक्रेटरी बोर्ड के होते हैं, कुछ 5% NGO वगैरह के ले लेते हैं, कुछ 10 बंदे ऐसे ही नॉमिनेट कर लिए जाते हैं, कंजर्वेशनिस्ट हो, कोई इकोलॉजिस्ट हो, इन्वायरमेंटलिस्ट उठाता है। अब स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वो क्या करती है, उसका पर्पस पता है क्या है? एक्सरसाइज करना, पार का ड्यूटीज़ को ठीक ढंग से करना। इसके चेयरमैन आपके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से आते हैं। अब नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के लिए ना यहाँ बता रहा है कि फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। क्या फंक्शंस हैं? टू प्रमोट द कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, ठीक है। सबसे पहले बोला है कि ना हमें प्रमोट करना है कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट वाइल्ड लाइफ का। सेकंड काम नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के लिए बोला गया है फ्रेमिंग करना पॉलिसीज़ को, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना, स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करना, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को प्रमोट करना, रिकमेंडेशन देना नेशनल पार्क सेंचुरीज़ वगैरह को, कैरी आउट करना, कॉजिंग टू बी कैरिड आउट बट इम्पैक्ट असेसमेंट भी करना, वाइल्ड लाइफ में कैसा चल रहा है। अब देयर आर सम कंसर्न्स रिलेटेड टू नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। कंसर्न सबसे पहला ये है अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट्स इन प्रोटेक्टेड एरियाज़, यानी एग्जाम्पल के तौर पर जो केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है इन्वॉल्विंग दौधान डैम जो है वहाँ पर वॉज क्लियर्ड, क्योंकि यहाँ पे ना 100 स्क्वायर किलोमीटर तक अगर आप पन्ना टाइगर रिजर्व रहो, क्यों हमें ये चिंता में क्यों है इस समय ये बॉडी, बिकॉज बहुत सारे जो ऐसे प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया ना, जिसकी वजह से देखा गया कि केन रिवर बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट की वजह से असर आ गया आपके पन्ना टाइगर रिजर्व में, क्योंकि वो सबमर्ज होने लगा। फिर आपके कुछ ऐसे गलत फैसलों की वजह से हमारे इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को थ्रेट होता है। अब ऑयल एक्सप्लोर हुआ, जैसे एग्जांपल के तौर पर असम में होलंगप्पर गिब्बन सेंचुरी में हॉलो गिब्बन वाले हैबिटेट को प्रॉब्लम, और इंडिया की वो एप स्पीशी ओनली एप स्पीशीज़ है, बताओ। तो आपने क्या किया? आपने प्रोटेक्टेड एरिया को नाश पीटा, आपने स्पीशीज़ को थ्रेटन करा, आप करते हो इंडिपेंडेंट मेंबर्स का रिड्यूस कर देते हो रोल। 2014 से देखा जा रहा है स्टैंडिंग कमेटी की सिर्फ 50 मीटिंग हुई और उसमें ना बहुत एक्सपोर्ट NGO के मेंबर्स दिखते नहीं हैं। नेगलेक्ट है लोकल कम्युनिटीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। कोल माइनिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, कुछ चल रहा है छत्तीसगढ़ में, बताओ, होम टू एलिफेंट था ये हसद्वार इन द फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ का, और उनको कुछ पूछा ही नहीं गया। लाइक इनसफिशिएंट मॉनिटरिंग पॉलिसी, आपका पास क्लियरेंस का कुछ इनसफिशिएंट मॉनिटरिंग है, आपके पास कंप्लायंस सर्टिफिकेट्स भेजे ही नहीं जाते स्टेट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को। तो क्या कर क्या रहे हो आप? मतलब व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मेकिंग अ बॉडी बनाने का क्या फ़ायदा जब आई एम नॉट परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज़ वेल। तो इसीलिए कह रहा है वे फॉरवर्ड में कि हमें वाकई एक्सपर्टीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें क्वालिफाइड वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट की ज़रूरत है, हमें NGOs की ज़रूरत है, हमें स्टैंडिंग कमेटीज़ की ज़रूरत है, हमें रेगुलर बेसिस पे मीटिंग्स हों, उसमें भी सारे के सारे मेंबर्स आएँ ताकि मीटिंग की क्रेडिबिलिटी रिस्टोर हो पाए, सबसे पहले बात।
फिर हमें मॉनिटर करना है अपने पोस्ट क्लियरेंसेस को, यानी सारा ध्यान ये लगाना है कि जो हर साल हम कंप्लायंस सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं सबमिट करें, स्टेट चीफ जो वाइल्ड लाइफ वार्डन है उसको दिया जाए, सर्टिफिकेट जाए वार्डन से गवर्नमेंट के पास पहुँचे। फिर हम लोकल कम्युनिटीज़ का पार्टिसिपेशन क्यों नहीं चाहते, हम उनसे पहले ही फ्री प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट दें कि देखो जी यहाँ इस कम्युनिटी में ये होने जा रहा है, हम ट्राइबल फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ को तंग ना करें। और हमें वैसे भी कहा गया है कि बैलेंस करना है डेवलपमेंट को प्लस आपके एनवायरनमेंट को। तो ये सारा ध्यान जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, इसका पूरा ध्यान ये होना चाहिए कि जितने भी इको सेंसिटिव ऑल्टरनेटिव्स हैं वो किए जाए, चाहे रोड्स को रीरूटिंग करना हो, टनल्स का इस्तेमाल करना हो, डंप्स बनाने हो, ये सब करना हो। तो रीअलाइनमेंट करना है NH7 का, यानी जो पेंच टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र MP में, यूजिंग ओवर पासिस हेल्प प्रोटेक्ट टाइगर कॉरिडोर्स वगैरह बनाए जाएँ। NH7 बहुत बड़ा रीअलाइनमेंट की बात है, बहुत बड़ा हम समझते हैं हाईवे भी था मतलब है। तो लिवरेज करना साइंटिफिक, हमें क्या यूज़ करना है, हमें इस्तेमाल करना है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टूल्स का, यानी वाइल्ड लाइफ मूवमेंट डेटा का इस्तेमाल करें, AI बेस्ड हैबिटेट का इस्तेमाल करें, ताकि ना हम ना अप्रूवल से पहले ही ये असेस कर लें कि जो अप्रूवल हम देने वाले हैं चाहे माइनिंग के लिए या किसी भी तरीके की, हम उसका असेसमेंट पहले ही जांच लें। ठीक है जी, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे प्रोजेक्ट लायन एंड IUCN के ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशी के बारे में बात करने जा रहे हैं। न्यूज़ में क्यों रहा समझते हैं। यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ फंड्स को अप्रूव करा है फॉर द प्रोजेक्ट लायन, ताकि कंजर्वेशन एफर्ट हमारे इन्हांस हो पाए। क्या है न्यूज़ में समझते हैं। गवर्नमेंट ने बोला है कि हम ना नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ गुजरात जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में अप्रूव करने जा रहे हैं। और नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ का एम ये होगा कि हम वाइल्ड लाइफ डिजीज़ को ट्रैक करेंगे, कोई भी ट्रांसमिट ना हो ह्यूमंस की तरफ, जैसे बेबेसोइसिस टारगेट रेड ब्लड सेल्स इन लायंस। ध्यान रखना, बेबेसोइसिस क्या होता है, लायंस के RBCs पे टारगेट करना। ये आउटब्रेक हुआ था 2020 में, जिसकी वजह से गिर नेशनल पार्क गुजरात के अंदर 23 लायंस की मृत्यु हो गई थी। और ध्यान रखना, नोडल एजेंसी इसकी सेंट्रल जू अथॉरिटी होती है। IUCN ने पहला ग्रीन असेसमेंट किया है फॉर द लायन के लिए अंडर द ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज़। IUCN ने क्या करा है, लायंस को लार्जली डिप्लीटेड कैटेगरी में डाल दिया। फिर असेसमेंट में क्या करा है कि ह्यूमन इम्पैक्ट्स आर प्रिवेंटिंग द लायन फ्रॉम बीइंग फुली इकोलॉजिकली फंक्शनल है या नहीं है, उस पर करा है। फिर असेसमेंट में ये भी हाईलाइट हुआ है कि लायंस आर एक्सटिंक्ट फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका में एक्सटिंक्ट हो गए और साउथ वेस्ट एशिया में भी एक्सटिंक्ट हो गए हैं। अब IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशी के बारे में क्या बोल रहा है, कह रहा है ये ना ग्लोबल स्टैंडर्ड है ताकि हम स्पीशीज़ रिकवरी को मेजरमेंट कर पाएँ, कंजर्वेशन इम्पैक्ट को असेस कर पाएँ, इसलिए ये करा जा रहा है। तो इसके लिए कोई भी स्पीशीज़ एक्सेप्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कवर की जाएगी। 8 ग्रीन स्टेटस कैटेगरी के हैं, मतलब उसमें एक्सटिंक्ट वाइल्ड में हो गए, क्रिटिकली डिप्लीटेड, लार्जली डिप्लीटेड, ये सब तरह के बनाया गया है। तो ये बिल्कुल रेड लिस्ट की तरह ही है और इसमें 100 IUCN ग्रीन स्टेटस वाला टारगेट होगा। ग्रीन स्टेटस स्पीशीज रिकवरी का मतलब ये है, असेसमेंट ये ऑप्शनल है, ये भी ध्यान रखना, पार्ट ऑफ रेड लिस्ट असेसमेंट ही है। स्पीशीज़ फुली रिकवर्ड, अगर कोई भी उसका हिस्टोरिकल रेंज है, कोई वाइबल है, कोई एक्सटिंक्ट हो रही है, इकोलॉजिकल फंक्शन, तो IUCN जो है इसको ग्रीन लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरिया को निकालेगा। अब प्रोजेक्ट है जो लायन था 2020 में आया, क्या काम था इसका ये काम था कि हमें फ्यूचर में आने वाले एशियाटिक लायंस को बचाना है, उनकी लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन एफर्ट को बचाना है, हमें इनको किसी भी तरह प्रोटेक्ट करना है। इनके की फोकस एरियाज़ क्या हैं, इकोलॉजी बेस्ड कंजर्वेशन पे काम करना है, यानी सस्टेनेबल लायन हैबिटेट पे काम करना है, हमें इसको रिस्टोर करना है, सिक्योर करना है एडिशनल एरियाज़ फॉर लायंस। कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन पे हमें ध्यान देना है, लोकल जो रेसिडेंट हैं लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, डिजीज़ मैनेजमेंट पे काम करना है, यानी जो इंडिया है ना उसको एज अ ग्लोबल हब फॉर बिग कैट मानो, ताकि वो हेल्थ रिसर्च एंड ट्रीटमेंट कर पाए। टाइम पीरियड प्रोजेक्ट लायन का 10 साल के लिए है, इम्प्लीमेंटेशन तो वही सेंट्रल जू अथॉरिटी करेगी। अब एशियाटिक लायन यानी इंडियन लायन जो है उनका हैबिटेट कहाँ पर है, ग्रास लैंड है, सवाना है, डेंस स्क्रब है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका गिर नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। और लायंस वंस रेंज्ड फ्रॉम ईरान टू पलामाऊ ईस्टर्न इंडिया में है ये। और बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ऐसा सेकेंड होम फॉर, आपको याद होना चाहिए लायंस का सेकेंड होम कहाँ पर है, बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, वो गुजरात में है।
एशियाटिक लायंस ऐसा देख लो दिखने में होते हैं। कैसे होते हैं ये, कैसे फीचर्स होते हैं? एडल्ट मेल ज़्यादा दिखते हैं, इनमें फीमेल्स कम दिखेंगी, 16 से 18 साल तक जीते हैं। और ये लायंस लार्ज ग्रुप्स में मिलते हैं जिसको प्राइड बोलते हैं। नॉक्टर्नल होते हैं, गेस्टेशन पीरियड इनका 100 से 119 डेज़ का होता है इनका। और ये पेट्रोलिंग प्रेटरीज में रेगुलरली करते हैं। इकोलॉजिकल रोल समझो इनका क्या है, बड़ा ज़बरदस्त रोल है गाइस इनका। लायंस जो होते हैं ना वो एपेक्स प्रेडेटर्स होते हैं, कीस्टोन स्पीशीज़ होते हैं। ये हार्बीवोरस की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड के हेल्थ को रीजनरेट करते हैं। लायंस ना डिजीज़ स्प्रेड ना हो विद इन प्री पॉपुलेशन, उसको भी ध्यान देते हैं। अब इनकी पॉपुलेशन देखो कितनी है। 2015 में 523 थी, 2020 में 674 हुई है, इंक्रीज़ हुई है। IUCN स्टेटस इसका क्या है? वल्नरेबल है। शेड्यूल में डाला गया है 1 और 4 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, साइट्स में डाला हुआ है, स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम में डाला हुआ है। अब इससे भी जुड़ी सब स्पीशीज़ होती है। नदर्न लायन, सदर्न लायन। नदर्न लायन जो नॉर्थ सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका में मिलते हैं, सदर्न जो आपके ईस्ट एंड आपके साउथ अफ्रीका में मिलते हैं ना। अब कई सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं ताकि कंसोलिडेटेड तरीके से, ताकि एशियाटिक लायंस को बचाया जा सके। इसीलिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाई गई थी इप्का, जिसको लॉन्च किया गया था 2023 में, ताकि ग्लोबल कमिटमेंट हो पाए, कंजर्व हो पाए हमारी बिग कैट्स। फिर एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट भी है। ग्रेटर गिर कॉन्सेप्ट के तहत क्या चलाया जा रहा है? एडिशनल सूटेबल हैबिटेट्स को डेवलप करा गया है। सेंचुरीज़ हैं गिरनई, पनई, मितियाला, इसको नोटिफाई करा गया कि दे कम अंडर नाउ एज अ प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। फिर स्ट्रेंथन करने को बोला गया है प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को भी, यानी वाइल्ड लाइफ जो आपका क्राइम सेल है उसको स्टेट लेवल पर टास्क किया गया है, उसको टास्क फोर्स के रूप में तैयार करा गया है। तो इसका सपोर्ट करने का क्या मकसद है कि हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड थीम के तहत इसको हम तैयार कर पाएँ। और याद रखना 10 अगस्त के दिन क्या मनाया जाता है? ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड लायन डे। तो अगर आपके पेपर में आ जाए कि वर्ल्ड लायन डे कब मनाया जाता है तो क्या लिखोगे? 10 अगस्त। तो प्रोजेक्ट लायन क्या है? एक सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ एशियाटिक लायंस, हैबिटेट कंजर्व करके, मॉनिटर करके, कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेट करके। पोटेंशियल साइट्स हमारी कूनो नेशनल पार्क है, पुर कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, इनको एज अ ऑल्टरनेटिव हैबिटेट की तरह लिया जा रहा है। गिर लैंडस्केप क्या है? गिर फॉरेस्ट है, लार्जेस्ट कॉम्पैक्ट ट्रैक्ट है, ड्राई डेसिडुअस रीजन में मिलता है। टोपोग्राफी क्या है? बड़ी रग्ड है, प्लेट्यू वैली मिलता है। कीस में एरियाज़ क्या है? रिवर कौन कौन सी जा रही है? हिरन जा रही है, रवल, शतरंजी, ये सब जा रही हैं। टीक है, खैर है, ये सब है। फौना में आपका हाइना, संबार वगैरह है। ह्यूमन सेटलमेंट में देखा जाए तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ मालधारीज हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं, इनका सेटलमेंट आर कॉल्ड नेसेस बोला जाता है इनको। ठीक है, तो ध्यान रखना, हमें एक एक टॉपिक के बारे में बहुत ध्यान से सुनना है। तो प्रोजेक्ट लायन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप और ये करना ज़रूरी है अगर हम सच में चाहते हैं कि हमारा पूरा एक फूड चेन बची रहे, उसके लिए ज़रूरी है। आगे के टॉपिक्स गाइस हम कल कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।